गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नए लेक्चर से, टॉपिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं वेव पैरामीटर्स के बारे में और साथ ही पार्टिकल नेचर ऑफ वेव को भी देखेंगे। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे, डिफ्रैक्शन क्या होता है ये दोनों पहले है क्या, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। व्हाट इज दीज टू थिंग्स? इसको आप वेव कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, वेव प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। एक अगर कोई भी चीज अगर वेव होगा तो वो ये दोनों प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। इसको आप फ्लो ऑफ एनर्जी इन वेव को आप ऐसा भी सोच सकते हो, फ्लो ऑफ एनर्जी इन रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम, रिपीटेड पीरियड ऑफ टाइम, है ना, या फिर पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है ऐसा कोई भी चीज, फ्लो ऑफ एनर्जी और वेव। सर्कुलर मोशन को भी हम ट्रीट कर सकते हैं वेव की तरह, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन को। लेकिन फिर वो ऐसे वेव को फ्लो ऑफ एनर्जी समझो, है ना, ऐसा समझो। हाँ, लेकिन वो भी एक तरह का वहां पे भी, क्योंकि वहां पे भी रिपीटेशन है, तो वहां पे भी जो वेव पैरामीटर्स आपको मिलेंगे वो चीज यूज होंगे आपके सर्कुलर मोशन में भी या फिर रोटेशनल मोशन में, पैरामीटर्स मिलेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ वेव है क्या, इस चीज को समझो। जैसे बात की है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो जैसे व्हाइट लाइट हो गया, है ना, जब इसको हम लोग डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग के थ्रू पास करते हैं तो देखो इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिलता है। ये बेसिकली पाथ ऑफ लाइट क्या किया, बेंड किया, तो इसी को बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल, तो ये चीज जो शो करता है ना, ये होता है वेव। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपका डिफ्रैक्शन हुआ। डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग क्या होता है अगर कोई पूछेगा तो आप बोल सकते हो अ ग्लास ग्लास made object with small passage through that। और इसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी तो डिफ्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, तो व्हाइट लाइट आपका इस तरीके से डिफ्रैक्ट किया स्पेक्ट्रम दिया, ठीक है ना, तो ये चीज को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या है, इंटरफेरेंस is a combination of two waves of same or different frequencies to give a wave whose distribution, मतलब दो वेव आपस में कंबाइन कर रहा है और एक नया वेव दे रहा है, ठीक है, नया वेव दे रहा है, और whose distribution at each and a point in space in the is the algebraic or vector sum of the disturbances at that point resulting from each interfering wave। ठीक है, इसको अगर सरल शब्दों में समझना है तो इसको ऐसे समझो। देखो जैसे मान लो कि आपने पानी में जैसे पत्थर तो दो वेव क्रिएट हुआ। एक पत्थर आपने सपोज कर लो, है ना, अलग अलग जगह फेंका, एक पत्थर आपने यहाँ फेंका है, ठीक है, और एक पत्थर आपने यहाँ फेंका, ठीक है ना, एक पत्थर, तो दोनों के वजह से एक एक के वजह से इस तरह का वेव निकलेगा। अच्छा, वेव में ये ट्रफ ऑफ ब्रेक को समझो अभी यहाँ पे, ठीक है, जब वेव निकलता है तो पानी का लहर कैसे बनाते हो, इस तरीके से बनाते हो ना पानी का लहर, ठीक है, यही पानी का लहर ऐसे करेगा तो वो दिखते रहता है। ये मान लो तुम समुद्र के किनारे बैठे हो, है ना, तो एक अपर वाला आता है हमारा, फिर उसके बाद डाउन रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद अपर वाला आता है ना, तो इसका मतलब अप डाउन, ये एक तुमको समुद्र में वेव मिलता है। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो ऊपर वाला उसको क्या बोले, पी। अच्छा ये देखो, ये जो यहाँ वाला जोन है ना वो तुम्हारा नॉर्मल सी लेवल होता है, नॉर्मल क्या होता है, सी लेवल। लेकिन जब वेव आता है तो वेव में तुमको क्या मिलता है, कुछ पार्ट वाटर ऊपर मिलते हैं नॉर्मल सी लेवल से, और कुछ पार्ट वाटर क्या मिलता है, नीचे मिलता है सी लेवल से। ठीक है, तो ये एक तरह का तुम्हारा क्या आ रहा है, वेव आ रहा है। और इस वेव में टॉप वाला पार्ट जो हुआ ये हुआ आपका ट्रफ, ये क्या हुआ, ट्रफ। और नीचे वाला पार्ट जो हुआ ये क्या हुआ आपका, सॉरी उल्टा बोल, ऊपर वाला पार्ट जो हुआ उसको क्या बोले, पी, उसको क्या बोले, पी, ठीक है, उसको क्या बोले, पी। और नीचे वाला पार्ट जो उसको क्या बोले, ट्रफ। और नीचे वाला पार्ट को क्या बोले, ट्रफ। कोई दिक्कत समझ में आया?
अब ये चीज को समझो कि ये ट्रफ है और ये पीक है। तो देखो अगर मान लो दोनों वेव जो तुम दोनों पत्थर मार रहे हो तो नॉर्मल सा बात है, ये धीरे धीरे बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट के बाद दोनों आपस में क्या करने लग गए, मिलने लग गए। एक नॉर्मल टर्म्स में अगर समझो ना, जैसे मान लो एक बल्ब है जो लाइट दे रहा है, ठीक है ऐसे, और एक बल्ब है जो लाइट दिया हुआ है ऐसे। तो नॉर्मल सा बात है, दोनों बल्ब जब एक साथ ऑन करोगे तो इस पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा रोशनी होगा कि नहीं होगा ना। तो मतलब दोनों वेव आपस में कंबाइन करके एक नया वेव दे रहे हैं, ठीक है। दो वैसे जब कंबाइन करते हैं तो दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव भी और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। इसको डिटेल में आगे चल के हम लोग जानेंगे जब हम लोग एमओटी पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस मतलब समझ में आ गया कि दो वेव का आपस में मिलना, ठीक है। इसमें इंटरफेरेंस भी आप समझ सकते हो, जैसे डिस्ट्रक्टिव। अच्छा पहले वेव पैरामीटर समझो, है ना, इतना डिटेल में अभी इसको समझ, पहले वेव पैरामीटर समझो। अब जैसे मान लो ये एक वेव बन रहा है, तुम साइड में अगर वो समुद्र की लहरों को देख रहे हो, ठीक है, तो वेव बन रहा है तो तुमको एक रिपीटिंग पैटर्न कहां से कहां तक मिल रहा है उस चीज को तुम देखो, ठीक है। क्लियर है? तो नॉर्मल सी लेवल को आप ओरिजिन मान लो, ठीक है। इससे ऊपर आपको क्या हो गया, ये हो गया आपका, मान लो वेव की तरफ सोच लिया, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस हाइट हो गया वेव का, और एक्स एक्सिस आपका क्या हो गया, सी लेवल। सी लेवल अब थोड़ा वेव इसको थोड़ा बड़ा बना है अच्छे से, तब अच्छा लगेगा क्या, इतना छोटा बच्चा हो जाएगा। समुद्र ऐसा सोचो, है ना, ग्राफ ग्राफ वाफ तो ठीक है, ग्राफ में हम शो करते हैं, ठीक है, लेकिन किस तरीके से एक वेव को पर्टिकुलरली समझते हैं उसको समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक वेव आ रहा है, समुद्र का वेव है, तो वेव नॉर्मल से बात है वो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत है ना। तो ये वेव जो तुम्हारा इस तरीके से आ रहा है, तो ये आपका एक पैटर्न बना रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब इस पैटर्न में ये हुआ नॉर्मल सी लेवल, ये क्या हुआ आपका नॉर्मल सी लेवल, और जो वेव है उसमें आपका पानी एक एक साइकिल में नॉर्मल सी लेवल से थोड़ा नीचे है, और एक साइकिल चल रहा है जिसमें नॉर्मल सी लेवल से थोड़ा ऊपर है। तो ऊपर वाला लेवल को हम लोग जो मान लो एक ओरिजिन पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जो सी लेवल है इसको मान लो एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस मान लो कि हाइट ऑफ वेव, इस हाइट तक उठ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, इस हाइट तक उठ रहा है। अब यहां से एक जो रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है वो कहां से कहां तक बन रहा है, यहां से लेकर के यहां तक बोल सकते हो। तो जो रिपीटिंग पर्टिकुलर पैटर्न बनता है ना, एक जोन में, ठीक है, उसको हम लोग वन वेव ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं, वन वेव। क्लियर है? ये एक वेव है, ये क्या हुआ, एक वेव। ऐसा ऐसा पीछे से और लगातार वेव आते जा रहा है, दो वेव तीन वेव इस तरीके का आ रहा है, ठीक है ना। पहला वेव आया, हमारा मस्त है ना, समुद्र में नहा रहे हैं सब, ठीक है। फिर जो है ना थोड़ा देर जो है ना फॉल्ट मिला, फिर उसके बाद पीछे से एक वेव खड़ा हो रहा है मारने के लिए, समझ में आ रहा है ना। तो हाइट तो नॉर्मल सी लेवल से, तो ये वन वेव हुआ, ये आपका क्या हुआ, एक वेव हुआ, है ना। और एक साइकिल को एक वेव माने, ठीक है। अब देखो इसी में सारा वेव पैरामीटर्स आप लोगों को समझाते हैं। वेव पैरामीटर का सब मतलब होता है कि वेव पैरामीटर्स क्या हुए इसका पहले समझ। द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज used to represent a wave, used to physical quantities used to represent a wave, represent a wave। अब जो वेव है ना, वेव को अलग, जैसे एक वेव तुमको समझ में आ गया। अब नॉर्मल सी लेवल से कितना ऊपर उठ रहा है, ठीक है, ये हुआ इसका एम्पलीट्यूड। क्या हुआ, वेव का एम्पलीट्यूड हुआ। समझ में आ रहा है कितना ऊपर उठ रहा है। ये जितना बड़ा वेव होगा हम लोग क्या करेंगे, उतना ज्यादा खतरनाक है, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा उतना ज्यादा वेव आपका क्या खतरनाक, सुनामी उनामी आ जाएगा। नॉर्मल वेव नहीं फिर रहेगा कि समुद्र के किनारे नहा रहे हो, ठीक है, क्लियर है। और ये नीचे वाला जो आपका हुआ पार्ट जो सी लेवल से जा रहा होगा वो क्या हुआ, ट्रफ। ये क्या हुआ, ट्रफ। क्या बोलते हैं इसको, नहीं एम्पलीट्यूड को पीक नहीं बोलते हैं, पीक टॉप पॉइंट ऑफ द वेव को बोलते हैं।
समझ में आया? और बॉटम पॉइंट को ट्रफ बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाला पॉइंट को पीक बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, फिर एक बार पीक यहां मिला, ठीक है। अच्छा, ये अलग अलग तरीके का भी वेव हो सकता है, जब कंटिन्यूअस वेव हो, कहने का मतलब पहला वाला आया वेव वो थोड़ा सा उसका एम्पलीट्यूड कम था, पीछे से जो वेव आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। जब मान लो सडन अर्थक्वेक आएगा, तो जो झटका फील होगा धरती में वो उसके अगल बगल में ज्यादा वो एम्पलीट्यूड, और जैसे जैसे लैंड में वो आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका झटका क्या होता जाएगा, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, है ना। तो वो एक एनर्जी का तरंग मारता है इस तरीके से, इसीलिए आदमी लोग इस तरीके से तरंग मारता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए आदमी लोग जब देखा भूकंप आता है ना तो जो इसी तरीके का होता है, उनको फील होता रहता है, इस तरीके वो बराबर एकदम तरीके से हिलाता है वो अर्थ सरफेस को, इसको अर्थ सरफेस, वो भी एक वेव है। तो पीक मिल गया, ट्रफ मिल गया, समझ में आ गया। ऐसे पीक ट्रफ आप इसको ग्राफिकली वो तो सोचते हैं यही ग्राफ, और क्या ग्राफ बनता है, ऐसे ही ग्राफ बनाते हैं किसी वेव का। स्टडी करना होता है तो हमें विद्यार्थियों को स्टडी करने के लिए डिवाइस जो है वो उसके इसी हिसाब से कि एनर्जी का किस तरह से पीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी जहां पे दिखा वहां पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, सही बात है, क्लियर हो रहा है ना, इस तरीके से भाग सकते हैं। अब पीक का जो वैल्यू है ना, अब समझ में, यहाँ वेव पैरामीटर जो वेव को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, तो सबसे पहला बोले हम वेवलेंथ, ये बोल सकते हो द लेंथ ऑफ वन वेव, द लेंथ ऑफ अ वेव, इसी एक वेव का लेंथ, तो दिक्कत। अब लेंथ ऑफ वेव मतलब यहां से यहां तक का दूरी, ठीक है। इसको और एक तरीके से समझ सकते हो, अगर बराबर वेव है, कहने का मतलब है कि हर बार एम्पलीट्यूड सेम है ना, हर एक वेव पीछे दूसरा वेव एम्पलीट्यूड सेम चल रहा है, तो तुम दो पीक के बीच का भी दूरी को बोल सकते हो, ठीक है, और साथ में इसी तरह दो ट्रफ के बीच के दूरी को भी वेवलेंथ बोल सकते हो। वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लैम्डा साइन से, ठीक है। तो ये कोई भी लेंथ लोगे, चाहे आप यहां से यहां तक कर लेंगे, ठीक है, कोई भी लेंथ अगर आप लेते हो ये भी लैम्डा है, हाँ, लेकिन पीक के बीच का कब होगा, जब आपका क्या कहते हैं, हाँ, जब एम्पलीट्यूड सेम हो, मतलब ये बराबर चल रहा है ना। मान लो पीछे वाला का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो वेव कंडक्टर से क्या होगा, उसका ग्राफ बनेगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो एम्पलीट्यूड अब क्लियर, इसमें समझ में आ गया। इन तीनों में से किसी को भी आप लैम्डा बोल सकते हो, लेकिन पीक और दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को कब बोलते हैं, लैम्डा, हाँ, सेम रहता है। ऐसे फिर दूसरा आया, दूसरा एम्पलीट्यूड का है, तो फिर नॉर्मल सा बात है, लैम्डा भी चेंज होते रहेगा, हर वेव का लेंथ क्या होगा फिर डिफरेंट होगा, हर वेव का लेंथ क्या होगा फिर डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत। तो ये हो गया लेंथ ऑफ अ वेव, ये क्या हुआ आपका लेंथ ऑफ अ वेव। उसके बाद नेक्स्ट टर्म वेवलेंथ के बाद टाइम पीरियड, क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से, किससे डिनोट किया, कैपिटल टी से। अब कैपिटल टी से जो तुम डिनोट कर रहे हो, यहाँ पे बना देते हैं, एक आदमी समुद्र की तरफ सोचेगा ना तो फिर ग्राफ की तरफ सोचते रहेगा, ठीक है, आगे चल के पता चला भूल गया, देख रहा है ऐसे करके, अच्छा ठीक ना, क्लियर है। टाइम पीरियड ये होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, टेकन टू कंप्लीट वन वेव, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, एक वेव पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, नॉर्मल से बात है। इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड्स, इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट मीटर, लेंथ है ना मीटर, लेकिन हम लोग वेवलेंथ को बहुत छोटा यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, नैनोमीटर हो गया है ना, इस तरीके के यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, समझ में है ना, आ रहा ना सबको, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, ठीक है। अब उसके बाद देखो बहुत अच्छा टर्म आ रहा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग म्यू साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, म्यू ये बी नहीं है, ठीक है, म्यू इस तरीके से थोड़ा ऊपर, म्यू साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता क्या है,
ये बेसिकली होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऐसे करके तो एक इसका टाइम पीरियड के साथ हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है एक वेव का टाइम जो लग रहा है, एक वेव में जो टाइम लग रहा है वो टी सेकेंड है मान लो। अगर मान लो कि एम्पलीट्यूड सेम है, वेव का बराबर है, तो मतलब वो तो रिपीट होते रहेगा, बराबर है का। तो उस केस में क्योंकि एक वेव का तुम टी सेकेंड बोले हो, तो उस बेसिस पे क्या बोल सकते हो, उस बेसिस पे तुम बोल सकते हो कि मान लो, अच्छा म्यू क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, तो म्यू मतलब नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड में कितना होगा? हाँ, तुमको क्या निकालना है, तुमको फ्रीक्वेंसी म्यू का वैल्यू निकालना है। तो यूनिटरी मेथड नॉर्मल लगाते हैं। तुम ही बताओ एक सेकंड में कितना वेव होगा? एक वेव अगर टी सेकंड में है और बराबर हम बोलिए एम्पलीट्यूड है, तो एक सेकंड में कितना वेव हो जाएगा? नॉर्मल यूनिटरी मेथड 1/t वेव, नंबर ऑफ वेव्स। तो दिक्कत, ठीक है। तो म्यू बराबर कितना हो गया? 1/, ये नॉर्मल यूनिटरी मेथड लगा है, 6 क्लास में पढ़ाया जाता है ना, ठीक है ना, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो म्यू बराबर क्या आ गया? 1/t। अच्छा, म्यू का मतलब यूनिट क्या है? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हुआ? पर सेकेंड, सही है। या फिर आप बोल सकते हो इसी को ऐसा यूनिट में हर्ट्ज भी बोला जाता है, HERTZ, साइन सिंबल यूज करोगे तो HZ। कोई दिक्कत? तो इसका यूनिट HZ है, ऐसा यूनिट पर सेकेंड। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी क्या क्या टर्म बता दिए, फ्रीक्वेंसी बता दिए, वेवलेंथ बता दिए, टाइम पीरियड बता दिए, 3 टर्म्स तो बता दिए। अब बचा क्या? बचा है फ्रीक्वेंसी हो गया, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ वेव। क्या बचा? वेलोसिटी ऑफ वेव। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है? इसको हम लोग बी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव बोल रहे हो, किसको वेव बोल रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी हम लोग लाइट के बराबर ही मानते हैं। तो वेव अगर मान लो आपका वेव क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो फिर जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग सी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे मान लो दूसरा चीज का वेव है, तो फिर वहां वेलोसिटी को हम लोग वी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सी बराबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या हो जाता है? सी बराबर फिक्स हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? हाँ, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेलोसिटी इतना ही दिया जाता है। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ एनी एनी ईएमआर, ईएमआर का मतलब समझ ही रहे हो, पिछले लेक्चर में बताया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सी बराबर क्या हो गया? 3 × 10⁸ मीटर से। अब दूसरा कोई चीज का वेव बनना है तो फिर वहां कुछ वेलोसिटी होता है, उसको ट्रीट करें। फॉर एग्जांपल नॉर्मल चीज भी ट्रीट कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बताएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स और आपको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो गया, अब क्या बचा? वेलोसिटी भी हो गया। अब चलिए वेलोसिटी का, अच्छा इसका यूनिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल सवाल, मीटर पर सेकंड। यूनिट क्या होगा आपका? मीटर पर सेकंड। किसी का माना डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लो, उसका जो माना निकाल लो, ठीक है ना, उस बेसिस पे हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। सब नॉर्मल टर्म्स है, वेलोसिटी तो ऐसे ही निकाले हो। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म लास्ट जो बच गया वो है वेव नंबर। वो क्या है? वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है इसको समझ, ये होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब एक पर यूनिट लेंथ तो नॉर्मल सा बात है ना, यूनिट लेंथ आप जो लोगे उस हिसाब से आप सोचो, ठीक है। मान लेते हैं ये पर मीटर में निकालना हो, तो आपको एक वेव का लेंथ कितना है आपको ये पता है, लैम्डा के टर्म्स में इसका यूनिट निकाल लेता है। अच्छा, इसका सिंबल होता है म्यू, ऊपर में वेव,
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स क्या बोला, पर यूनिट लेंथ। तो आपको वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या बोले, लेंथ ऑफ वन वेव। तो एक वेव का लेंथ कितना हुआ, यूनिटरी मेथड है बिल्कुल, कितना हो गया, लैम्डा मीटर, ठीक है, लैम्डा मीटर। तो उस हिसाब से एक मीटर में यूनिट लेंथ में कितना वेव होगा, वही क्या होगा, वेव नंबर, वही क्या हो जाएगा, वेव नंबर। ये कितना होगा, 1/लैम्डा वेव हो जाएगा, 1/लैम्डा वेव हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यही आपका क्या होगा, वेव नंबर। क्लियर है ना, तो दिक्कत, बस ध्यान दीजिएगा कि जो यूनिट होगा वो डिपेंड करेगा कि आप यूनिट लेंथ किस में ले रहे हो, मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, क्या यूनिट लेंथ ले रहे हो, उसके बेसिस पर सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका वेव नंबर, ये क्या हो गया, वेव नंबर। क्लियर है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, ठीक ना। तो फ्रीक्वेंसी हो गया, सारा चीज क्लियर मेरे ख्याल से। अब वेव प्रॉपर्टीज आप लोग को क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इसी में एनसीईआरटी में जो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसा कि पिछला क्लास में हम बताए थे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोचते हो, एक्चुअली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मतलब सॉरी स्पेक्ट्रम जो आप लोग पहले सोचते थे रंग वाला, 7 रंग वाला, वो एक्चुअली बहुत बड़ा है, जैसा कि बताए थे। और इसमें से एक छोटा सा जोन है जो बस के इसमें आता है, विजिबल रेंज में आता है, किसमें आता है, विजिबल रेंज में आता है, ठीक है। तो विजिबल रेंज में क्योंकि एक बहुत छोटा सा जोन इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब आप देख सकते हो हर एक का दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, किसका दिया, हर्ट्ज में पर सेकंड। और ये लैम्डा क्या दिया है, वेवलेंथ, किसमें दिया है, मीटर में। तो आप यहाँ देख सकते हो माइनस में भी है, यहाँ देख सकते हो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सब अपने बुक में भी जो है ना अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, क्लियर ना। या फिर कोई भी बुक होगा, कोर्स बुक होगा आपके पास, है ना, 11th का, तो उसमें दिया होगा। विजिबल स्पेक्ट्रम, इसमें बहुत छोटा सा पार्ट है, गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लॉन्ग वेव्स। क्लियर है। और ये सारे आपके क्या हो गए, वेव पैरामीटर्स हो गए, ये सारे क्या हो गए, वेव पैरामीटर्स हो गए। कोई दिक्कत है, ठीक है। और एक रिलेशन आपको बता देते हैं, एक रिलेशन और नोट कर लो जो इंपॉर्टेंट है, और उसी को यूज करना आपको बराबर पड़ेगा। म्यू इज इक्वल्स टू होता है सी बाई लैम्डा। म्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। आप इसको प्रूव कर सकते हो, आपको सारा टर्म्स बता सकते चुके हैं, उस हिसाब से प्रूव कर सकते हो, मेरे ख्याल से कर सकते हो ना। बेसिकली व्हाट इज वेव नंबर, हाँ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो म्यू लेस पर यूनिट लेंथ, मान लो पर यूनिट लेंथ 1 मीटर, ऐसा यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ आपका क्या हुआ, पर मीटर, मतलब इस साइड में नीचे में क्या है, 1 मीटर, और ऊपर में क्या है, नंबर ऑफ, सॉरी व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फिर से बोलो, फ्रीक्वेंसी क्या डिफाइन किया था, देख लो पीछे में भी, अभी तुरंत नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, ठीक है ना, ये चीज है ना, नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकंड में, ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ। अच्छा ये क्या हुआ, सी क्या हुआ, वेलोसिटी, मतलब हाँ, मतलब 1 मीटर अगर कोई मूव कर रहा है 1 सेकंड में, ऐसे ही सोचेंगे ना इसको, ठीक है। तो ऊपर में क्या है, लेंथ, है ना, लेंथ, और नीचे क्या आया, सेकंड। तो कितना वेलोसिटी है वेव का, यही होगा। बेसिकली ये लेंथ किस चीज का क्या कैलकुलेट हो रहा है, वेव का। अच्छा नीचे में क्या है, लैम्डा, लैम्डा क्या होता है, लेंथ ऑफ वेव। तो लेंथ ऑफ वेव नीचे से हट जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, लैम्डा तुम्हारा वन, अगर मान लो ये बोल रहा है 3 × 10⁸ ये एक वेव मूव कर रहा है, ये वेव का वेलोसिटी है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर मूव कर रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। और एक वेव का लेंथ कितना है, मान लेते हैं कुछ 1 मीटर, ठीक है ना। तो डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स निकल जाएगा, तो उतना दूर में कितना वेव्स गया होगा, क्योंकि एक वेव तो 1 मीटर का है, और वेलोसिटी बोला है 3 × 10⁸, तो उसमें कितना वेव हो गया, ये भी जरूरी है ना। तो ये क्या बता देगा, फ्रीक्वेंसी बता देगा। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला भी वेरी क्लियरली डिफाइंड, ठीक है, वेरी क्लियरली डिफाइंड। तो दिक्कत, ठीक है। अब जैसे इसको जो है ना बहुत सिंपली अगर सोचवा देते, चलो पूरा लिखी, अगर डिराइव करने का मन है तो क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, नंबर ऑफ वेव्स,
वेव्स पर क्या बोले थे सेकेंड, पर सेकेंड है ना। मान लेते हैं वेलोसिटी समथिंग c है ना, c आप मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड, क्या मान लेते हैं x मीटर पर सेकेंड। और वेवलेंथ मान लेते हैं, वेवलेंथ तो नॉर्मल समझते हैं एक वेवलेंथ है तो इसको लैम्डा मीटर ही मान लेते हैं डायरेक्ट, लैम्डा मीटर। नाउ एक वन थिंग टेल मी, लैम्डा हो गया एक वेव का लेंथ और x पूरा लाइन में जिसके थ्रू वेलोसिटी बताया, तो पूरे के पूरे x में कितना वेव हो गया ये कैसे निकलेगा, तो x बाय लैम्डा करेंगे तो नंबर ऑफ वेव्स निकल जाएगा और वो वेव्स कितना में निकलेगा पर सेकंड में। तो ये क्या पता चला मेरे, ये निकल गया फ्रीक्वेंसी, ये क्या निकल जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है ये चीज को दिमाग में। तो ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है और ये वेव का वो फॉर्मूला जो आप लोग रेगुलरली यूज करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, और साथ में आगे चल के जब डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस पढ़ोगे तो वहां पार्टिकल मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, तो उसका वेलोसिटी कुछ b होगा, उसका वेलोसिटी कुछ b होगा, इसको c के बराबर नहीं होगा, तो वहां पे फिर b सिंबल जोड़ो। कहने का मतलब है किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है उसका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव। क्लियर है, समझ में आ गया ना। अगर ये सी किस केस में यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दिक्कत क्लियर हो गया बढ़िया से। तो ये था आपका वेव पैरामीटर्स, और ये पैरामीटर्स एक पर्टिकुलर जैसे कि बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है, साथ में इंटरफेरेंस भी शो कर रहा है, तो ये सब वेव प्रॉपर्टीज है, ये सब शो कर रहा है मतलब ये वेव, इसको एक वेव के तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे लाइट बता, लाइट वहां पे ज्यादा होगा, इंटरफेरेंस भी शो कर रहा है ना, डिफ्रैक्शन तो लाइट में होता ही है, तो दिक्कत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब उसको लाइट मत बोलो, क्या लाइट वेव, उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो दिक्कत समझ में आ गया। अब चलो इससे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करते हैं, आप लोगों को क्वेश्चंस बता के वैसे ही करने होंगे, सबका यूनिट यूनिट भी समझ में आ गया। अच्छा वेव नंबर का यूनिट बताए, वो देख लेते हैं, वेव नंबर का यूनिट क्या होगा, नॉर्मल सवाल है, क्या यूनिट होगा, 1/वेवलेंथ मतलब पर मीटर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वेव का कोई नंबर का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं होता है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मीटर, लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर, तो इसका होगा पर मीटर। लेकिन तुम लोग देख लेना कि तुमसे किसमें बोला है वेव नंबर, पर मीटर में ना पर सेंटीमीटर में ना पर नैनोमीटर में, क्या बोला है उस हिसाब से आंसर देना। क्लियर, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस पहले एनसीईआरटी के आप लोग। नंबर ऑफ वेवलेंथ्स बोल सकते हो, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ बोल सकते हो, फिर उसको बनाओ तो जल्दी से। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज, ठीक है, किलोहर्ट्ज बोल रहा है, याद रखना, हर्ट्ज जैसे होगा तो किलोहर्ट्ज हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब हर्ट्ज में चेंज हो जाएगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, व्हिच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये तुम लोग देख के बताओगे किस पार्ट में लाई करता है, वो जो तुम लोग को हम दिए थे, हाँ ये वाला चीज इसमें देख करके बताओगे, ठीक है ना, वो तुम पहले वैल्यू निकाल लोगे और फिर वैल्यू को देखोगे किस रेंज में आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से बताओ। तो ये वैल्यू पहले निकालो, पहले कैलकुलेट करना, तो फ्रीक्वेंसी आप लोग को दे रखा है, आप लोग को निकालना क्या, और दोनों से बात है रेडियो वेव्स है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इसका मतलब ये कि इसका वेलोसिटी वो भी दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं है, बताओ जल्दी से बनाओ, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। पहला है बना दे, बहुत सिंपल है, अभी तुरंत बताए थे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होगा सी बाई लैम्डा, क्या हो जाएगा सी बाई लैम्डा, और यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया सी बाई म्यू, ठीक है। सी आपको कितना, ये तो वही है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, वेरी सिंपल, ठीक है, और डिवाइडेड बाय म्यू का वैल्यू कितना 1368 into 10 to the power 3 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब पर सेकंड ही होता है, तो सेकंड सेकंड कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर मीटर, ठीक है।
कोई दिक्कत? ठीक ना, 136 है। अब इसको डिवाइड कर लो, वही हो जाएगा आपका वेव। तो यहाँ 10⁻³ है, यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा। ठीक है, अब 136 से 3 से डिवाइड करना है, इसको कैसे करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, जीरो कितना डालेंगे, 0 पॉइंट ये 0 1 2 2 तो और डालना, 1 2 3000 हो गया। 1368 गुना कर देते हैं, इससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इंटू 10⁻5। क्लियर है? ठीक है, और थोड़ा छोटा करके आंसर क्या दे दोगे, 3 डेसिमल प्लेस इधर लेके जाओगे, क्या बन जाएगा, 2 इंटू 10⁻5। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन कितना डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, वो सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पे देता है। ऐसे तुम लोग एक टोटल से थोड़ी जो बोर्ड सही कर देगा, ठीक है, उसका आंसर निकल जाता है, ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ, तो अप्रोक्सीमेट पता चल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। बोलो, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, 2 इंटू 10⁻3। ठीक है, 3 मीटर। तो दिक्कत क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तो बहुत सिंपल है। अच्छा, 2 इंटू 10⁻3 मीटर, मतलब इस ये जो रेडियो वेव है वो किस रेंज में चला गया आपका, 10⁻3, मतलब ये लॉन्ग रेडियो वेव्स के रेंज में चला जाएगा। सही है ना, एक लॉन्ग रेडियो वेव्स के रेंज में चला जाएगा। तो यही हो गया, यही चीज यहाँ पे भी दिया होगा। 10⁻219.3। ठीक है, एग्जैक्ट निकाल के दिया हुआ, रेडियो वेव के जोन में चला गया। ठीक है, क्योंकि 10⁻3 10⁻2.00 कितना डेसिमल प्लेस भागे थी, आंसर 2 होगा। क्या होगा, 2, मतलब रेडियो वेव्स के जोन में माने हो, किसमें चला गया, किसमें जोन में होगा, रेडियो वेव्स के जोन में। ठीक है, एग्जैक्ट निकालने और निकाल सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो एक दो डेसिमल प्लेसेस, ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो डेसिमल प्लेसेस निकालना है। ठीक है ना, दो दो निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। ठीक है, अब रेडियो वेव्स आप, चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बनाओ। और भी क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और बोलोगे जेई वाले मॉड्यूल वाले सारे क्वेश्चन भेज देंगे। ठीक है, कंसेप्ट या थ्योरी कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है ना, वो वही है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन आप कितना दूर तक सोच सकते हो। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन दूर दूर तक सोचवाएगा और आपको दूर तक सोचना होगा। तो दूर तक सोच के जब आप आंसर देने लग जाओगे तो समझ लेना जेई का काम हो जाएगा। या फिर सिंपली अगर बोले ना, एनसीईआरटी बिना सॉल्यूशन का, जैसे हम टेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे सॉल्व करवा दे रहे हैं, एनसीईआरटी बिना जो है ना, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस के अगर पूरा बन जाए, समझ लेना जेई निकल रहा है, कोई नहीं रोक सकता। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन पूरा बनना चाहिए, है ना, कोई समझना नहीं वो चीज है। ये नहीं कि वो क्वेश्चन को आप जो है पहले से एक बार बना ले रहे हैं, सॉल्यूशन देख करके तो हो गया, नहीं, तो वो क्वेश्चन बना लोगे लेकिन फिर और नहीं बना पाओगे। तो कंसेप्ट या थ्योरी समझो और उसके बेसिस पे नॉलेज को यूज करके क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, और उन क्वेश्चंस बनाने में अगर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बिना किसी चीज को यूज किए बन जाते हैं, है ना, चीजों को, ऐसे छोटा मोटा डाउट आ सकता है। ठीक है, लेकिन स्मॉल प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर जाओगे तो जो बहुत सारा क्वेश्चंस निकल जाता है रेफरेंस बुक से। ठीक है ना, तो छोटा छोटा टॉपिक में आपको करवा देता है वो क्वेश्चंस, तो नहीं फंसोगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्वेश्चन और है, बनाओ इसको जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व हम करवा देंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए इसको हम लोग डाल देते हैं। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम